हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कुंती ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 वीडियो जो ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर चल रहा है, इसका पार्ट 1 जो वीडियो है आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। और यदि अच्छे से देख लिए होंगे तो ये पार्ट 2 वीडियो है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद भी यदि कुछ बचेगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, उसको अदर पार्ट में भी डाल देंगे। मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो लंबा ना हो ताकि आप लोग को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो देखने में, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे वीडियो करके बना रहे हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से और समय रहते उसको अच्छे से आप लोग देख सको और सीख सको। और एक बात, आप लोग नोट्स तो बना रहे हो ना। यदि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोशिश करो आप लोग नोट्स बनाने के लिए। जो भी आप लोग सीख रहे हो, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, उन सबका आप लोग नोट्स बनाओ। क्योंकि जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे, खुद के हाथों से लिखोगे नहीं, तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। प्रैक्टिस नहीं होगा तो अच्छे से रिवीजन नहीं होगा। अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। और यदि कुछ भी याद नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए कोशिश करो आप लोग वीडियो देखो, फिर वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद से नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में फिर कहीं दिक्कत हो रही होगी, फिर से आप लोग वीडियो देखो, पॉज कर करके, रोक करके, और फिर आप लोग नोट्स अच्छे से तैयार कर लो। इससे क्या होगा कि जब एग्जाम के समय आप लोग को रिवीजन करने की आवश्यकता होगी तो फिर बार बार वीडियो को खोजना नहीं पड़ेगा। एक जगह आप लोग का नोट्स बना हुआ रहेगा और आप लोग फटाफट आप लोग रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हमने आप लोग को बता दिया था कि लगभग लगभग कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो सब कुछ बता दिया गया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो ये हमने पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ठीक है। कैसे देख पाते हैं, तो हमने बताया था कि जब सपोज ये सन है, लाइट है, ठीक है। सन से लाइट जब आ रही है, किसी वस्तु पे पड़ी और वस्तु पे पड़ने के बाद, ठीक है, और इससे परावर्तन के बाद जब ये हमारी आंखों तक आती है, ठीक है, तब इस वस्तु को हम देख पाते हैं। क्लियर? ये हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो में क्लियर करा दिया था। इससे हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आंसर कि हम किसी वस्तु को प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश जब वस्तु से टकराकर और हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। यदि बीच में कोई वस्तु आ जाए, अगर अपारदर्शी वस्तु आ जाए, अब अपारदर्शी क्या है ये सब आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में बता दिया गया है। यदि आप लोग नहीं जान रहे होंगे या फिर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग पार्ट 1 वीडियो पहले देख लें, इसके बाद ही आप लोग पार्ट 2 वीडियो देखें ताकि आप लोग अच्छे से ज़्यादा समझ सकें। तो अपारदर्शी कोई माध्यम, अपारदर्शी कोई ये वस्तु बीच में यदि आ जाएगी तो फिर हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें इसे पार नहीं होगी। अब जब प्रकाश की किरणें पार होगी नहीं तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, और जब हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? परावर्तन क्या होता है? ठीक है, प्रकाश तो आप लोग समझ गए, ठीक। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक। चलिए एक छोटा सा फिगर बना के मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, यहीं पे बना दे रहा हूँ। सपोज करेंगे कि ये एक दर्पण है, ठीक है। ये समझो कि कलर कर दिया जाता है पीछे से, ठीक है। चांदी का कलर होता है, प्लस नीचे रेड वगैरह ये सब दे दिया जाता है, ठीक। इससे क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला जो सतह है, ये जो सतह, ये परावर्तक सतह बन जाता है, ठीक है। अर्थात इधर से हम फेस वगैरह कुछ भी देख सकते हैं। समझ के? इसको ऐसे भी फिगर बनाया जा सकता है, ऐसे भी आप लोग के बुक में हो सकता है इस तरह का फिगर दिया होगा। इसका मतलब इधर कलई किया हुआ है, अर्थात कलई मतलब रंग किया हुआ है, तो हमारा परावर्तक सतह ये वाला जो है ये हमारा परावर्तक सतह हो गया है। क्लियर? तो कभी भी जब प्रकाश की किरणें कभी भी परावर्तक सतह पर पड़ती है, कभी भी जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर पड़ती है, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है। परावर्तक सतह से टकराने के बाद
वो परावर्तित हो जाती है, अर्थात उसी माध्यम में जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, जैसे अगर इधर से प्रकाश की किरणें आई तो इधर परावर्तित हो जाएगी। क्लियर है? अर्थात इधर से आई, मान के चलो कि ये हवा माध्यम है, ठीक है, हवा है ये सब कुछ, ठीक है, हवा से आई, परावर्तक सतह पे टकराई, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह पे टकराने के बाद ये परावर्तित हो गई, अर्थात इसी हवा माध्यम में ही चली गई। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरणें आती है और परावर्तक सतह पे टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस हो जाती है, बाउंस बैक, पीछे चली जाती है, ठीक है, अर्थात तो वापस चली जाती है, उसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? इसको अच्छे से आप लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, किसी वस्तु से प्रकाश के टकराकर लौटने की घटना को, ठीक है, किसी वस्तु से प्रकाश को टकराकर, प्रकाश सपोज करो ये वस्तु है, इससे प्रकाश के टकराकर और लौटने की क्रिया को, वही हुई ना परावर्तित होने की क्रिया या लौटने की क्रिया, ठीक है, लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे ध्यान देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे और समझ भी लेंगे। नेक्स्ट, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन के लिए वस्तु को किस प्रकार का होना चाहिए? पूर्ण परावर्तन का अर्थ हुआ कि कुछ भी ऑब्जर्व ना किया जाए, अर्थात जितनी प्रकाश आए उतनी ही प्रकाश वापस लौट जाए, जितनी प्रकाश आए उतनी ही प्रकाश वापस लौट जाए, इसको कहते हैं पूर्ण परावर्तन। ठीक है, तो पूर्ण परावर्तन के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए, वस्तु कैसी होनी चाहिए ताकि पूर्ण परावर्तन हो जाए? ठीक है, तो देखो, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन के लिए वस्तु को किस प्रकार के होनी चाहिए? पहला, समतल दर्पण, समतल होना चाहिए। दूसरा, पॉलिश की हुई चिकनी सतह होना चाहिए। ठीक है, पॉलिश की हुई अर्थात पॉलिश नहीं करेंगे तो प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगी, ठीक है, तो परावर्तित होगी नहीं। पॉलिश करेंगे तभी तो एक तरफ से रुक जाएगी, अपारदर्शी इधर से बन जाएगा ये वस्तु, ठीक है, तो इधर से परावर्तक ये सतह हो जाएगा। चले, तो पॉलिश की हुई चिकनी सतह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चिकनी सतह होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उससे क्या हो जाए, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी कोई भी किरण। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जितने भी पॉइंट है इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। आपको बुक पढ़ने की अलग से कोई जरूरत नहीं होगी, आप लोग बस इस पॉइंट को ध्यान दे लेंगे, आप लोग का प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, अच्छे से फिनिश हो जाएगा। क्लियर? इसलिए कोशिश करें आप लोग जो भी इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, और यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कोशिश करें लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि जो भी हम लोग चैनल पर डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो कोशिश करें कि इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से देख सकें, और इससे क्या होगा, हम लोग का मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा और हम लोग और वीडियो आप लोग के लिए अच्छे अच्छे बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि और बेहतरीन तरीके से आप लोग को वीडियो बनाया जाए। क्लियर? आप लोग के लिए। चलिए, क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात परावर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्वेश्चन ये हो सकता है कि परावर्तन के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या शर्तें हो सकती है, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, तो परावर्तन के लिए क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, पहला ध्यान देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, प्रकाश के परावर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। उनको जाने बगैर आप अच्छे से प्रकाश के परावर्तन को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लें कि ये होता क्या है। ठीक है, ये शब्द आएंगे आपके बुक में। पहला है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये हो जाएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे भी कहते हैं। क्लियर? तो देखो पहले समझ लेते हैं अच्छे से, एक फिगर बनाते हैं हम। ठीक है,
ये फिगर है, समझिए ये एक परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। और ये किरण इधर से आ रही है, ठीक, ये किरण इधर से आई और परावर्तन के बाद इधर चली गई। देखो ध्यान देते हैं, ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। ये आई और सतह से टकराई इस बिंदु पे और यहाँ से परावर्तित हो गई, तो ये कहलाएगी आपतित किरण और ये कहलाएगी परावर्तित किरण। समझ के बात को? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण। चलिए मैं पढ़ता हूँ बारी बारी से और समझाते चलता हूँ आप लोग को। आपतित किरण वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है, दर्पण की सतह पर। कौन सी किरण? क्या ये दर्पण की सतह पर पड़ रही है? नहीं, ये दर्पण की सतह पर पड़ रही है, ठीक है, आकर के। इसलिए इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्लियर? आपतित मतलब आ रही है, सीधी सी बात समझ लेंगे। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा, ये आपतन बिंदु क्या होता है? क्लियर? चलिए, तो दिया हुआ है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, ये आपतित किरण है बाबू, ठीक है, ये आपतित किरण है। और ये सतह पे जिस बिंदु से टकराती है, इस पॉइंट से टकरा रही है, ठीक है। तो इस बिंदु को, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? इतना समझ में आया? ये पॉइंट हो जाएगा आपतन बिंदु। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, परावर्तित क्रिया वह किरण जो दर्पण के परावर्तन सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण। यहाँ क्रिया नहीं, किरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ किरण होगा, मिस प्रिंटिंग है, उसको सुधार करा दिया जाएगा। क्लियर? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। देखो, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जा रही है, वापस लौट जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। देखो इसमें, इस फिगर में ये वापस लौट जा रही है, तो ये जो किरण है, ये जो किरण है, ये किरण को क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लोगे। दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखो ये आपतन बिंदु है, अभी जस्ट पढ़ाया गया था आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, खींचे गए लंब को अर्थात सीधा, ये सीधा नहीं है बट आप लोग समझ लेना, ठीक है, सीधा, ठीक है, खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब अर्थात एक सीधी रेखा को, सीधी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। अभिलंब क्या, अभिलंब का काम क्या है? ये परावर्तित किरण और ये आपतित किरण, इसको दो भागों में बांट देना, ठीक है, दो भागों में बांट देता है ये अभिलंब। क्लियर? चलिए आगे और डिटेल हम लोग देखते हैं। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर, ध्यान देना थोड़ा सा लिखने में मिस प्रिंटिंग, यहाँ पे आपतित किरण, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, ठीक है। अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है, आपतन कोण कहलाता है। चलिए मैं फिगर में समझा देता हूं। देखो ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये कोण, ठीक है, यहाँ फिर ध्यान से फिर देख लेते हैं, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों से मिलकर जो भी कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे। क्लियर? और जस्ट इसका उल्टा दूसरे तरफ कर देंगे, ये परावर्तित किरण और अभिलंब से मिलकर के जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा। समझ गए बात को? चलिए देखते हैं। आपतन कोण समझ में आ गया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है, ठीक है।
आपतन कोण, और इसको हम छोटा आई से दिखाते हैं, छोटा आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? छोटा आई से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, छोटा आई का मतलब आप लोग समझ जाना कि ये आपतन कोण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, अभी हमने बताया कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है परावर्तन कोण कहलाते हैं। इसे प्रायः छोटा आर से हम लोग सूचित किया जाता है। जैसे कि अभी हमने फिगर में बनाया था, फिगर में ये एक सतह है, परावर्तक सतह है, ठीक है, और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण बनेगा। और इधर में क्या था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा था वो आपतन कोण बन रहा था। समझ के बात को? चलिए, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया, और इसको हम लोग छोटा आर से डिनोट करते हैं, छोटा आर से हम लोग सूचित करते हैं, और इसको हम लोग छोटा आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखोगे बाबू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है या नियम किसे कहते हैं या इस नियम के परिभाषा लिखो। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखो। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बोलोगे दो नियम हैं। ठीक है, एक दो, परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है। चलिए देखते हैं यहां से। देखो, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों एक ही समतल पे है, तीनों एक ही समतल पे है। क्लियर? इसी को हम परावर्तन के पहला नियम बोलते हैं। क्लियर? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसको हम लोग परावर्तन का पहला नियम बोलेंगे। क्लियर हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये पॉइंट क्लियर? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, दूसरा, दो नियम है ना, दो नियम है ना, तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसको भी समझते हैं। देखो, ये था आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और ये था परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। तो इसमें क्या दे रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात जितना डिग्री का ये आपतन कोण होगा उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अर्थात अगर सपोज करो कि ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री। अर्थात जिस एंगल से आपतित किरण आती है उसी एंगल से परावर्तित होती है। समझ गए बात को? जितने डिग्री से झुककर आपतित किरण आएगी उतने ही डिग्री से झुककर परावर्तित हो जाएगी। ये थे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको अलग अलग भाषा में भी लिखा जा सकता है, अपनी तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जितना डिग्री का आपतन कोण होता है उतना डिग्री का परावर्तन कोण होता है, या आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी अपने शब्दों में, बस समझ लो। समझ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अपनी भाषा में हमेशा लिख दोगे, कभी भूलोगे नहीं इस बात को। इसलिए कोशिश करो समझने के लिए, रटने के लिए नहीं। रटोगे फिर कल भूल जाओगे, फिर परसों रिवीजन करोगे, फिर अगले दिन भूल जाओगे। लेकिन जब एक बार समझ लोगे
जैसे समझा रहे हैं, एक बार यदि आप लोग समझ लोगे तो उम्मीद है कि जल्दी नहीं भूलोगे, ठीक है। और इन सारे पॉइंट को यदि अच्छे से याद कर लेते हो आप, तो एक भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। इसलिए कोशिश करो अच्छे से ध्यान से इसको देख लो। चलिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा पॉइंट हो गया। ये परावर्तन के दूसरा नियम है। तो परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये आपके बुक का फिगर है, आप इससे भी समझ सकते हो। ये एक परावर्तक सतह है, ठीक है, पीछे में कलई किया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, ये आपतित किरण है, अर्थात ये किरण जाकर टकरा रही है, यह परावर्तित किरण है, किरण परावर्तित हो रही है, ठीक है। और ये हो गया अभिलंब, सीधी रेखा है, अभिलंब है जो कि आपतन बिंदु पे है, ठीक। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण है वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है वो क्या है? परावर्तन कोण है। इतना समझ में आ गया? ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। हमने ऐसे करके फिगर बनाया है, बस। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम लोग का है सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है दर्पण, मिरर। क्या है? दर्पण, मिरर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण क्या है? दर्पण से आप क्या समझते हैं? दर्पण की परिभाषा लिखें, ठीक है। दर्पण वह सतह है जिस पर आपतित प्रकाश किरणों की ऊर्जा का अधिकांश भाग नियमित रूप में परावर्तित हो जाता है। अर्थात जो भी सपोज करेंगे आप लोग, ठीक है, ये एक परावर्तक सतह है, ये एक परावर्तक सतह है, और ये आ रही है आपतित किरण और परावर्तित हो जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु पे भी आपतित किरण आएगी तो परावर्तित होगी, कुछ और भी चीज होगा तो आपतित किरण आएगी तो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा किस पे परावर्तित होगी? सबसे ज्यादा किस पे परावर्तित होगी? तो दर्पण पे परावर्तित होगी, ठीक है। तो यही कहा गया है कि अधिकांश भाग, जिस पे अधिकांश भाग अर्थात सबसे ज्यादा भाग परावर्तित हो जाए, उसको हम लोग दर्पण कहेंगे। समझ गए बात को? आपतित किरण जिस वस्तु पर पड़कर अधिकांश भाग उसका परावर्तित हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। अर्थात दर्पण का वह सतह, ठीक है, दर्पण का वह सतह जिस पर आपतित किरणों की ऊर्जा का अधिकांश भाग नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्लियर? यहाँ वह सतह भी हो जाएगा, दर्पण को छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वह सतह जिस पर आपतित प्रकाश किरणों की ऊर्जा का अधिकांश भाग नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। इसको छोड़ देना है बाबू। नेक्स्ट, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आएगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होंगे? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। इससे पिछले मैंने 2 प्रकार का और क्या बताया था? परावर्तन के नियम 2 प्रकार का, याद होगा। चलिए, रिलेट करते रहिए, जोड़ते रहिए, तो हमेशा आप लोग को याद रहेगा। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं बाबू। कौन कौन सा दर्पण? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण सभी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, हम लोग अपने फेस वगैरह को देखने के लिए घरों में जो यूज करते हैं, वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण जनरली हम लोग घरों में यूज नहीं करते हैं। उसका यूज कहीं जैसे मोटर गाड़ियों में यूज करते हैं, साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, सैलून वगैरह वाले लोग जो यूज करते हैं, या फिर कहीं चौराहे हो या फिर तीखा मोड़ हो, वहां पे भी दर्पण, गोलीय दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं इसके बारे में। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दर्पण 2 प्रकार के हो गए। पहला हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग लेके चल रहे हैं फिलहाल, आगे हम लोग गोलीय दर्पण को भी देखेंगे। समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन ये हो गया। आप लोग के क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं? समतल दर्पण समतल कांच की प्लेट से बना एक परावर्तक सतह है जिसके पीछे, सपोज करो कि ये हमारा समतल दर्पण है, हम इधर से फेस देख रहे हैं, तो इसके पीछे अर्थात इधर साइड, ठीक है, इधर साइड, ठीक है, रजत की एक पतली परत जमा दी जाती है, अर्थात चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है पीछे में, और उसको फिर कलर कर दिया जाता है, रेड हो वगैरह, ग्रीन वगैरह, कुछ भी इस टाइप से कलर कर दिया जाता है, ठीक है। जमा दी जाती है,
रजतित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। यदि हम इसको रजतित नहीं करेंगे समतल दर्पण को और पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो ये एक पारदर्शी पदार्थ बन जाएगा, इससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगी और हम अपना फेस या कुछ भी इसमें नहीं देख सकते हैं। हाँ, आर पार हम देख सकते हैं, आर पार हम वस्तुओं को इससे देख सकते हैं। लेकिन दर्पण में क्या करते हैं हम लोग? दर्पण ऐसे देखेंगे तो पीछे की वस्तु दिखाई देगी, इसके सामने जो भी वस्तु होगी वो दिखाई देगी। तो वही रजतित कर देने से इधर से बंद हो जाती है प्रकाश की किरणें इधर से पार होना, ठीक है, या फिर इधर से आना, और ये क्या दर्पण एक बन जाता है जिससे हम इसके सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब इसमें देख पाते हैं। क्लियर? अब प्रतिबिंब क्या है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। चलिए, समतल दर्पण समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है समतल दर्पण का एक फिगर दिया है। ये एक चांदी की पतली परत है, ऊपर से लाल पेंट वगैरह कुछ भी कलर का पेंट वगैरह कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक दर्पण बन जाता है और ये चिकना समतल कांच हो गया। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। इसको आप लोग भी ध्यान देंगे कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग से पूछा भी जाएगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? समझो, ये एक समतल दर्पण है, मान के चलते हैं ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। इस पे अगर आपतित किरण इधर से आ रही है तो परावर्तित तो इधर होती है, ठीक है, या फिर इधर से आ रही है तो परावर्तित इधर होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंबवत पड़ने वाली किरण, लंबवत अर्थात सीधे पड़ने वाली किरण, ठीक है। अगर सीधी ये लंबवत हो गई, आपतित है, तो परावर्तित होगी। पड़ने वाली समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होगी? बताइए आप लोग, किस प्रकार परावर्तित होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए। इधर से जो किरण आई इधर चल गई, इधर से जो किरण आई इधर चल गई, क्योंकि ये लंबवत नहीं है। लेकिन जो लंबवत किरण होती है, जो लंबवत किरण होती है, वो जिस पथ से आती है परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समझ गए बात को? जिस पथ से आती है परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस चली जाती है, ठीक है। यदि इसका अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना चाहो तो एक छोटे से बॉल ले लेना, आप लोग छोटा सा बॉल ले लेना, ठीक है, और एक दीवार के सामने खड़े हो जाना, कुछ दूर पे 2-4-5 फीट की दूरी पे खड़े हो जाना आप लोग, ठीक है। और बॉल को क्या करना, एक बार ऐसे ऐसे तिरछा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसे एक बार फेंकना, देखना वो तिरछे परावर्तित होगी दीवार से टकरा करके। उधर से फिर फेंक के देखना, तिरछे परावर्तित होगी, यानी दीवार से टकराएगी और फिर बॉल दूसरी ओर जिस एंगल से आप लोग फेंके होंगे उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, वापस आ जाएगी। लेकिन सामने रख करके और सामने कभी ऐसे फेंक करके देखना, देखना बॉल किधर जाएगी। थोड़ा बचा के करना क्योंकि फेस उस पे लगने का डर होगा। क्यों? क्योंकि जिस पथ से जाएगी सीधे लंबवत, उसी पथ पे वो परावर्तन के बाद वापस आएगी। समझ गए बात को? क्वेश्चन तो यही है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होगी, किस प्रकार से परावर्तित होगी। तो कहना कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अर्थात यदि सीधे जो जा रही है इस पे पड़ी सीधे, तो परावर्तन के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, जाएगी भी इसी पे और आएगी भी इसी पे। समझ गए? अब इन दोनों के बीच का आगे क्वेश्चन हो सकता है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा। लंबवत जो किरण होती है उसके आपतन और परावर्तन जो किरण होती है, आपतित और परावर्तित जो किरण होती है, उनके बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? तो आप क्या बोलोगे? देखो, जिस पर जा रही है और उसी पे आ रही है, क्या थोड़ा सा भी अंतर है इधर उधर? मान लो ऐसे जाती और ऐसे आती तो ये तो कोण थोड़ा सा डिफरेंस है ना, अंतर है। लेकिन इसी पे जा रही और इसी पे आ रही है तो क्या अंतर है? नहीं ना। तो इस पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है?
0 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? अभी जस्ट मैंने बता दिया इसको। समतल दर्पण पर जो अभिलंब आपतन के लिए, अभिलंब सीधी रेखा के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि उसी पथ पे वापस लौट रही है, इधर उधर नहीं जा रही है, इसलिए कितना होगा? 0 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, सॉरी, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है? समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, देखो वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, ठीक है, ये हम आगे बताएंगे आप लोग को, ठीक है, या आप लोग पढ़े भी होंगे कि वस्तु को बिंब कहते हैं और उसका जो इमेज दिखेगा, जो फिगर दिखेगा उसका, या उसकी जो प्रतिलिपि हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बिंब और ये हो गई प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में हम अपने आप को देखेंगे तो हम हो गए बिंब, और हमारा जो फिगर है, जो हमारा दर्पण के अंदर में दिखेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। क्लियर। क्वेश्चन यही कह रहा है कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच क्या संबंध है? बिंब और प्रतिबिंब के बीच क्या संबंध है? ये आप लोग से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप लोग को जानना भी चाहिए। क्लियर। तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच के जो संबंध होते हैं बाबू, वो ये है कि जितनी दूरी पर दर्पण से आगे बिंब होगी, ठीक है, उतनी ही दूरी दर्पण से पीछे उसकी प्रतिबिंब बनेगी। समझ के बात को? पहला ये संबंध है। दूसरा, जिस आकार का बिंब होगा उसी आकार का प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण में ध्यान रखना, ये कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग? समतल दर्पण में। क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है? तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात देखो यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, समझो आप लोग। सपोज करो कि ये एक समतल दर्पण है, ये परावर्तक सतह है, यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। सपोज करो कोई एक वस्तु रखी गई है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर। तो इसकी जो प्रतिबिंब होगी, अर्थात इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वो क्या? वो भी 1 मीटर पीछे दिखाई देगा। यहाँ पे 1 मीटर पीछे दिखाई देगा। क्लियर। 1 मीटर पीछे दिखाई देगा, अर्थात जो वस्तु की दूरी जितनी आगे होगी, प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही पीछे बनेगी। अर्थात ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। समझ के बात को? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसको भी आप लोग यहीं पे क्लियर कर लो। देखो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि समतल दर्पण के आगे 1 मीटर पे कोई वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण के आगे ही सामने 1 मीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, और उसका जो बिंब बन रहा है, तो बिंब से, सॉरी बिंब नहीं, प्रतिबिंब, ठीक है, क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा ना इधर। हाँ, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु के, तो प्रतिबिंब से बिंब की दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं कि सपोज करो कि दर्पण से आगे 1 मीटर की दूरी पे कोई वस्तु है, अर्थात बिंब है, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर, बनेगा, जाहिर सी बात है बनेगा, तो बनेगा यहाँ पे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब और बिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, मैं फिर से इसको रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है, समझो आप लोग। जैसे देखो अभी हमने कहा कि बिंब से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो आपको पता है कि ये 1 मीटर दूरी इधर है, तो 1 मीटर इधर भी प्रतिबिंब के लिए दूरी चाहिए, ठीक है, अर्थात 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर तो है ही, ठीक है, तो दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो 1 + 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 2 मीटर, अर्थात बिंब और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 2 मीटर की होगी, ठीक है, समझ गए? अब क्वेश्चन कंफ्यूज ना हो तो क्वेश्चन को मैं 2 क्वेश्चन में बांट देता हूं, ठीक है, यहाँ पे अच्छे समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि यदि दर्पण से 1 मीटर की दूरी पे कोई वस्तु है तो उसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? दर्पण से उसकी प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से, ध्यान देना, दर्पण से होगा तो यहां से नापेंगे, और बिंब से पूछेगा तो यहां से नापेंगे। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो जाहिर सी बात है कि 1 मीटर इधर है तो 1 मीटर ही इसके दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। 1 मीटर मतलब 1 मीटर, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दर्पण से आगे 1 मीटर पे कोई वस्तु है तो उस वस्तु से उसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? उस वस्तु से, पहले क्वेश्चन में क्या दिए थे हम लोग? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इस क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं? उस वस्तु से अर्थात बिंब से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो बिंब से प्रतिबिंब की दूरी 1 मीटर आगे है तो 1 मीटर पीछे उसका प्रतिबिंब होगा दर्पण से, तो यहां से वहां तक 1 और प्लस 1 2 मीटर। क्लियर? अगर ये 2 होता तो ये टोटल मिलाकर 4 मीटर हो जाता। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग अच्छे से नहीं समझे, एक बार फिर से इसको रोक करके आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, इसको फिर से डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा भी जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए। और यदि आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ते रहे, हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। यदि अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो ये भी कमेंट करके बताओ कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, हम लोग सुधार करेंगे उसको। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्द क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं, इसमें हम लोग आपका टोटल कोर्स कंप्लीट कराएंगे बहुत ही मिनिमम फी पे। इसलिए कोशिश करें आप लोग कि अच्छे से पढ़ाई करें, और कुंती ऑनलाइन क्लासेस जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके रख लें कि जैसे हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करें आप लोग तुरंत उसको परचेज कर ले और अपनी पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दे, ताकि अभी से भी यदि आप लोग मेहनत करते हैं, देखिए मे भी हो सकता है फरवरी में आप लोग का एग्जाम होगा, तो अभी क्या है जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना का आप लोगों के पास टाइम है। 6 महीना का आप लोगों के पास टाइम है। यदि अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। 6 महीना में भी यदि आप लोग चाहें, जितना हम लोग बता रहे हैं, यदि आप लोग कोशिश करें तो मैं गारंटी दूंगा कि आप लोग फर्स्ट डिवीजन जरूर आएंगे, फर्स्ट जरूर आएंगे। ठीक है, यदि कुछ भी नहीं जानते होंगे तब, और यदि कुछ जान रहे होंगे तो आप लोग यदि अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो 450 प्लस भी लाना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजिली आप लोग ला सकते हैं। हम लोग के बच्चे लाए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, ठीक है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, समतल दर्पण में जो बिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आभासी मतलब हकीकत नहीं, आभास करना नहीं कहते हैं कि आभास हमें हो रहा है, आभास हो रहा है मतलब हकीकत है नहीं लेकिन आभासी है। जैसे हम लोग समतल दर्पण में फिगर देखते हैं, मैं अपना फेस अगर उधर देखूं तो क्या उधर हकीकत कोई आदमी है? नहीं है, हम बस आभास कर रहे हैं। क्लियर? तो आभासी होता है और सीधा होता है। सीधा मतलब हमारा मुंडी ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। समझ गए बात को? हाँ, थोड़ा सा उल्टा होता है, वो क्या उल्टा होता है आगे हम लोग पॉइंट में पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग यही ध्यान रखेंगे कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और क्या होता है? आभासी होता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब जिस आकार का होगा वस्तु का आकार उतना ही बड़ा होगा। क्लियर? ये दूसरी विशेषताएं हैं समतल दर्पण की। तीसरी विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। जस्ट अभी हमने इसको क्लियर किया कि बिंब जितना या वस्तु जितना दर्पण से आगे होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे बनेगी, अर्थात 1 मीटर पे है तो 1 मीटर पीछे बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट, डी नंबर। ठीक है, ये 3 विशेषताएं हो गई। चौथे विशेषता, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा क्या मतलब हुआ? क्या सर के बदले पैर दिखाएगा, पैर के नीचे सर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पार्श्विक उल्टा का मतलब हो गया, जैसे देखो
देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल कर रहे हैं। पार्श्व के ऊपर फिगर बनाया गया है। देखो यहाँ पे, देखो ये जो फिगर है ना, अर्थात आर, ये हमारा आर सीधा है तो हमारा आर इधर का, अर्थात ये जो सामने में है तो इधर फर्स्ट में दिखेगा, ये जो इधर है तो इधर इधर दिखेगा। अर्थात सीधी सी अगर कहें तो हमारा दायां का बायां दिखेगा, बायां का दायां दिखेगा। ठीक है, यदि हम दायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि उसमें कि हम बायां हाथ उठा रहे हैं, और यदि हम बायां हाथ उठा रहे हैं तो लगेगा कि उसमें दायां हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पार्श्विक उल्टा कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए।